दोस्तों, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको अपने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। किसी भी प्रोडक्ट का सही प्राइसिंग उस प्रोडक्ट के सक्सेस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। वैसे भी साउथ एशियन कस्टमर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत ही कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए होता है। आज के टाइम में कस्टमर को पहले से ही पता होता है कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। 21st सेंचुरी के शुरुआत में लोगों को जब आसानी से क्रेडिट मिल जाता था, तब कंपनीज बहुत ही महंगे में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच पाती थी। नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्रेडिट लोगों को बहुत ही ईजिली मिलता था और किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए बैंक बहुत ही आसानी से उनको लोन दे देती थी। कंपनीज़ के लिए बहुत ही इजी हो जाता था कि वो एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करे, उसकी सही तरीके से मार्केटिंग करे और फिर वो बहुत ही महंगे में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच पाते थे। और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए, क्योंकि उन्हें आसानी से क्रेडिट मिल जाता था। और उस टाइम पे इकोनॉमिस्ट को ये लगता था कि कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर का ये मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की कुछ भी प्राइसिंग करेंगे तो कस्टमर उसको पे कर देगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। 2008 में जब फाइनेंशियल रिसेशन आया, लोगों की जॉब्स जाने लगी, लोगों की बाइंग पावर कम हो गई, तो लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने महंगी चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दिया। लोग लग्जरी परचेस से बेसिक परचेस पे शिफ्ट हो गए। पहले जहां इकोनॉमिस्ट को ये लगता था कि कंज्यूमर प्राइस टेकर होते हैं, वहां से ये चीज़ें एकदम से बदल गई और कंपनीज प्राइस टेकर हो गई। कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का उतना ही प्राइस रख सकती थी जितना कि कंज्यूमर पे करना चाहते थे। 2008 के बाद भी कई और रिसेशन आए। लोगों ने फालतू की शॉपिंग बंद कर दी, बाहर रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दिया, उसके बजाय लोग घर पर ही खाना बनाकर खाते थे। और इन सब चीज़ों ने कंपनीज़ को मजबूर कर दिया कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग वो सही तरीके से करे, ताकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच पाए। आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही से तो करनी ही है, साथ में आपको क्वालिटी भी अच्छी देनी है। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। नॉर्मली लोग प्राइस और क्वालिटी को साथ में जोड़ कर देखते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रहेगी तो लोगों को लगता है कि आपकी क्वालिटी भी ज़्यादा रहेगी। अगर प्राइस कम है तो उन्हें लगता है कि क्वालिटी कम रहेगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को शेयर करें, ताकि वो प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सके और ये पता लगा सके कि कौन सा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आंख बंद करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितना भी ज़्यादा रख देंगे, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट सेगमेंट कौन है, आपका टारगेट कस्टमर कौन है और आपके कस्टमर की बाइंग पावर कितनी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करनी है। आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपको अपने टारगेट मार्केट के हिसाब से रखनी पड़ेगी, ताकि वो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। अगर आपके टारगेट मार्केट में आपके कस्टमर को लगता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग 100 रुपये होनी चाहिए और आपने 100 रुपये से बहुत ही ज़्यादा रख दी, तभी भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके बाइंग पावर से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग 100 रुपये से बहुत कम रखेंगे, फिर भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद इसमें कुछ क्वालिटी इशू है, इसीलिए इतना सस्ता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने कस्टमर के साइकोलॉजी और उसके परसेप्शन को समझें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, वो कैसे इन्फॉर्मेशन लेता है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करता है। और प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें ये भी देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में फिट बैठता है। नॉर्मली 4 तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है मोनोपोली, तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा है ओलिगोपोली। आइए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में आता है, जैसे कि दूध का पैकेट हो गया। तो दूध का जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं अमूल का दूध खरीदता हूँ और अमूल के दूध का चाय पीता हूँ और 1 महीने बाद अगर मैं शॉप में जाता हूँ और मुझे अमूल का दूध नहीं मिलता है, तो मैं बोलूँगा कि अरे नहीं ठीक है, आज मुझे अमूल का दूध नहीं मिल रहा है तो आज मैं चाय पीऊँगा ही नहीं।
इसके बजाय उसका जो भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, गोदावरी, गोकुल, जो भी दूध रहेगा आप उसे ख़रीद कर ले आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग एकदम कॉम्पिटिटर के हिसाब से रखें। हार्डली 0.5 to 1% का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में हमें टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग करनी होती है। टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि आपको प्रोडक्ट कितने में मार्केट में बेचना है और बैक कैलकुलेशन करनी है, और उसके हिसाब से जो भी है आपका प्रोसेस कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कुछ भी है उसको आपको कम रखना है। सिमिलरली अगर आपका प्रोडक्ट मोनोपोली में आता है, आप मार्केट लीडर है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करनी है। आपका जो भी कॉस्ट रहेगा, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए और आप अपने हिसाब से जो भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना चाहते हैं उसमें ऐड करके आप अपने प्रोडक्ट का जो है सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट में चलेगा। तो उसी हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट किस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में फिट बैठता है, और उसी हिसाब से आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब हम कंज्यूमर के साइकोलॉजी को 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है रेफरेंस प्राइस। आजकल कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो कुछ रिसर्च करके जाता है और उन्हें पहले से पता होता है कि उस प्रोडक्ट के लिए उन्हें कितना प्राइस पे करना है, और वो ऑलरेडी वो टारगेट प्राइस उनके माइंड में वो डिसाइड करके जाते हैं। और ये वो 4 तरीके से वो अपने रेफरेंस प्राइस को डिसाइड करते हैं। पहला है फेयर प्राइस। कस्टमर प्रोडक्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसको क्वालिटी को देखकर, कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो सकता है और उस प्रोडक्ट के लिए वो कितना मैक्सिमम पे कर सकते हैं और कितना मिनिमम पे कर सकते हैं, जिसे कि अपर प्राइस बाउंड और लोअर प्राइस बाउंड कहते हैं। दूसरा है लास्ट पेड प्राइस। कस्टमर ने अगर पहले उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है और उसे ध्यान में रहता है कि उसने उस प्रोडक्ट के लिए पहले क्या प्राइस पे किया है, तो इसके वजह से भी वो अपना रेफरेंस प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं। तीसरा है कॉम्पिटिटर प्राइस। नॉर्मली वो जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वही प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटर कितना प्राइस दे रहा है, और उन्हें फिर ये अंदाज़ा आ जाता है कि उस प्रोडक्ट के लिए उन्हें कितना प्राइस पे करना है। फोर्थ है डिस्काउंटेड प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का जो टैग प्राइस होता है, जो उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है, उस पर यूजुअली कितना डिस्काउंट मिल सकता है, ये भी नॉर्मली कस्टमर को एक अंदाज़ा आ जाता है उसके एक्सपीरियंस से, और वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है तो नॉर्मली इस पर इतना डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। दूसरा है प्राइस क्वालिटी इन्फरेंस। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि लोग प्राइस और क्वालिटी को एक साथ जोड़ कर देखते हैं। अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो उन्हें लगता है कि क्वालिटी अच्छी होगी, अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी उन्हें ख़राब लगती है। और नॉर्मली इस टाइप का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ईगो सेंसिटिव प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, जैसे कि परफ्यूम की बॉटल्स हो गई, एक्सपेंसिव कार, या फिर डिज़ाइनर क्लोथ्स। अगर किसी कार की प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें लगता है कि शायद इसमें फ़ीचर्स अच्छे होंगे, जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो अच्छी रहेंगी, या फिर जो सेफ्टी फ़ीचर्स है वो अच्छे रहेंगे। इसलिए लोग ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। कुछ ब्रांड ये स्ट्रैटेजी यूज़ करती है कि वो अपने प्रोडक्ट की स्कैरसिटी क्रिएट करती है, मार्केट में बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट बनाती है, ताकि वो ये दिखा सके कि ये प्रोडक्ट बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। तीसरा है प्राइस एंडिंग। बहुत सारे सेलर का ये मानना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऑड नंबर से एंड होनी चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली प्राइस को लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 299 है तो हमें लगता है कि वो 200 का ही प्राइस है। इनफैक्ट एक सर्वे में ये देखा गया था कि जब प्रोडक्ट की प्राइस $34 से $39 कर दी गई थी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड 1/3 से बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 33% बढ़ गई। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 9 से एंड होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें निगोशिएशन की पॉसिबिलिटी है। अगर आपका कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है, अगर आप उस पर कुछ डिस्काउंटिंग नहीं करना चाहते तो आपको ये स्ट्रैटेजी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब 9 से कोई फिगर एंड होती है तो कस्टमर आपसे डिस्काउंट लेना चाहेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इस वीडियो में सभी चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो अगली वीडियो में हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।